मुल्क भर के मुसलमानों की शदीद मुखालफत के बावजूद बीजेपी हुकूमत की जानिब से हाल ही में मंजूर करदा नए वक्फ कानून के खिलाफ भटकल में मजलिस इस्लाह व तंजीम के जेर एहतिमाम एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें साहिली कर्नाटक के तीनों अजला, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा के मुस्लिम नुमाइंदों के अलावा गोवा से भी नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में इस कानून को मुसलमानों के मफादात और मजहबी खुदमुख्तारी के खिलाफ करार देते हुए साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया गया। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम मुस्लिम तंजीमें मुत्तहिद होकर इस कानून की मुखालफत करें और रियासती वजीर आला से मुलाकात करके अपनी नाराजगी का इजहार करें। इस इजलास की इब्तिदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरगर्म रुकन मौलाना इलियास जागटी नदवी की पुरासर तकरीर से हुई, जिन्होंने बोर्ड का तारुफ पेश किया और वक्फ कानून के खिलाफ जारी मुहिम की तफसीलात बयान की। ये बोर्ड कायम हुआ था, ये कोई मुस्तकिल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके नुमाइंदों को लेकर कॉमन इशूज में लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया। आम लोग तौर पर लोग समझते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फला मसला अपने हाथ में क्यों नहीं लिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ दीन पर जब कोई इज्जत आती है, हमला होता है, शरीयत पर कोई आंच आती है तो आगे बढ़कर उसको हैंडल करता है। ये याद रखना चाहिए। कोई तंजीम इस्लामी, तालीमी, समाजी, पॉलिटिकल लाइन में मुसलमानों की रहनुमाई के लिए इदारा नहीं है। मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारों का एक प्लेटफॉर्म है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, एक तंजीम नहीं कह सकते, बल्कि इन सबको जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म। ये वक्फ जो है उन्वान है। इस वक्फ बिल के पीछे वक्फ की सिर्फ जायदादें नहीं हैं, हमारी मस्जिदें भी हैं, हमारी दरगाहें भी हैं, हमारे मदरसे भी हैं, हमारी इस्लामिक तंजीमें भी हैं, इस्लामी तहरीकात भी हैं और हमारी इस्लामी शख्सियात भी हैं। हम इसको नहीं समझ रहे इसकी नज़ाकत को। वक्फ उन्वान है। जिन्होंने ये बिल बनाया है वो कोई हाई स्कूल और कॉलेज के पढ़े हुए लोग नहीं है। इसके अंदर ऐसे ऐसे क्लोज उन्होंने शामिल किए हैं, हमारे अपने लोग भी इसको आज जो है समझ नहीं पा रहे। में इस वक्त कितनी 8,72,000 प्रॉपर्टीज मुसलमानों की इस वक्त वक्फ के अंदर रजिस्टर है। अब ये खुद है, आप जो है इस्लाम में दाखिल होने का दरवाजा खोल रहे हैं। जब तक आप मुसलमान नहीं होंगे आप कोई वक्फ दान नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि आप हिंदुओं से कह रहे हैं कि पहले मुसलमान हो जाइए, उसके बाद दान कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, 5 साल आप इंतजार कीजिए। और हुकूमत ने एक थर्मामीटर बनाया है, मुंह में डाल के देखने के बाद ये पक्का मुसलमान है कि नहीं, वो मालूम हो जाएगा। अब पक्का मुसलमान दाढ़ी टोपी नहीं हो तो भी होता है, दाढ़ी टोपी हो तो भी नहीं होता, और ऐसा होता है। पक्का मुसलमान किसको कहते हैं? जो फर्ज पर अमल करे, गुनाह से बचने की कोशिश करे, अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक कायम हो। प्रैक्टिकल मुसलमान, मुसलमान का शर्त लगाना 5 साल की और प्रैक्टिकल लगाना, इसका मतलब है कि आइंदा के लिए उन्होंने इन सब सिलसिलों को बंद करने की पूरी तैयारी करनी है। लेकिन हमें उम्मीद है। बेंगलुरु से आए हाईकोर्ट के मारूफ वकील एडवोकेट एम के मैत्री ने नए वक्फ कानून की बारीकियों पर रोशनी डाली और खबरदार किया कि इसके निफाज से वक्फ जायदादों का तहफ्फुज़ खतरे में पड़ सकता है। जो है किस हदीस से जो है वक्फ का ताल्लुक है। इंडिया के अंदर तकरीबन 12वीं सदी में ये वक्फ सिलसिला शुरू हुआ। सुल्तान अल्तमश जो थे उनसे ज्यादातर जो है पहला वक्फ यहाँ पे इंडिया में देखा गया। उसके बाद बहुत सारे अप टू टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह तक भी जो है वक्फ करते गए हैं। बट जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज आई है वो कैसे आई है, उसके 3 इंपॉर्टेंट वेज है। एक तो डीड के जरिए से, वक्फनामा के जरिए से कोई भी वाकिफ अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, वक्फ कर देता है। दूसरा जो है अपने जुबान से वो बोल देता है कि फला प्रॉपर्टी को मुझे वक्फ कर देना है, तो ओरल वक्फ भी हो सकता है। तीसरा जो वक्फ बाय यूजर है, कोई प्रॉपर्टी को मुसलमानों ने बहुत समय तक टाइम इमोमेबल हद तक इस्तेमाल करना शुरू किया कि रिलीजियस या फिर चैरिटेबल काम के लिए, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई। एक बार वो वक्फ हो गई तो वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। अभी एक चौथा जरिया जो है, आपको पता है जिस तरीके से यहाँ पे अखंड भारत में या फिर अनडिवाइडेड इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है यहाँ के बहुत सारे मुसलमान जो जमींदार जागीरदार जो थे वो भारत से बाहर चले गए, उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ रह गई थी। उसके अलावा जो है इनाम अबॉलिशन एक्ट बोल के कानून आया था, आपको पता है। उस इनाम
एबॉलिशन एक्ट के अंदर बहुत सारे जो इनामदार थे उनकी इनाम को एबॉलिश किया गया ताकि प्रॉपर्टी वापस किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, रीग्रांट किया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज रीग्रांट हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज रीग्रांट जो नहीं हुई थी वो सारी प्रॉपर्टीज को वक्फ के अंदर लाया गया। तो ये एक और भी एक तरीका था जो इंडिया से बाहर चले गए उन मुसलमानों की जायदादों को वक्फ के अंदर लाया गया। और दूसरा जो है इनाम जमीनें जो थी जो रीग्रांट न हो सकी वो जमीनों को भी वक्फ के अंदर लाया गया। तो प्रॉब्लम जो चल रहा है आज के जो ज्यादातर डिस्प्यूट्स हैं वो इनाम जमीन को लेके हैं जो इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह पर हो रहा है। खास करके बीजापुर में आपको सुनने पे मिलता होगा कि फला जमीन 40 एकड़ 50 एकड़ वक्फ की जमीन जो है ये लोग बैठे वो लोग बैठे। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी बारीकियां कभी और हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर टॉपिक नहीं है। ये सारे कोशिशें शुरू होती है। 2022 में भी एक बिल प्रोड्यूस की गई थी बट वो बिल जो है नहीं टिक सकी, वो गिर गई, वो डिस्कशन में भी नहीं आई। उसके बाद 2024 में एक प्रेजेंट जो कानून बनाया गया इस बिल को प्रोड्यूस किया। अब इस बिल को जो प्रोड्यूस करे इसके अंदर तकरीबन जो है 16-17 डिफरेंट अमेंडमेंट जो है बेसिकली उनके मकसद थे ये रूलिंग पार्टी के। तकरीबन 44 जो है प्रपोजल्स थे अपोजिशन पार्टी के। तकरीबन सारे के सारे प्रपोजल्स अपोजिशन पार्टी के जो है खारिज कर दिए गए। रूलिंग पार्टी के जो प्रपोजल्स थे अमेंडमेंट के वो एक्सेप्ट किए गए। इसमें मेजर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उन मेजर अमेंडमेंट्स के ऊपर मैं थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, कानून का नाम 1995 में जो कानून पैदा हुआ था उसको रिट्रोस्पेक्टिवली वापस जाकर उसका नाम बदलाया गया। तो नया कानून नहीं बनाया, पुराने कानून का ही नाम बदलाकर जो है 1995 के एक्ट को उम्मीद कानून बनाए। आप गौर करके देख सकते हैं उम्मीद की जो स्पेलिंग है उसके अंदर से W मिसिंग है। उम्मीद में UMEED है, यूनाइटेड मैनेजमेंट एफिशिएंट एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एक्ट बोल के बोल रहे हैं, इसमें W मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक उम्मीद है उन लोगों के लिए जो W को निगलना चाहते हैं, वक्त को निगलना चाहते हैं। तो ये सीधे सीधे तरीके पे हमको मैसेज दे रहे हैं कि उसके नाम में ही बताया जा रहा है कि उन लोगों के लिए उम्मीद है जो वक्त के खिलाफ काम करते हैं। अब रही बात दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है ये डेफिनेशन के अंदर आया है। डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजों को हमें देखने मिला। पहले तो वक्त ये था कि कोई भी इंसान वक्त कर दिया तो वक्त हो जाता था। अभी इसके अंदर कंट्रोल में ये लाया है जो विदाउट किसी वाकिफ जो वक्त होता था, वक्त का यूजर, उसको इसमें से खारिज कर दिया गया। इजलास की सदारत मजलिस इस्लाह व तंजीम भटकल के सदर जनाब इनायतुल्लाह शाबंदरी ने की, जिन्होंने इजलास की अहमियत और आइंदा लाए अमल पर गुफ्तगू की। हम लोग मायूसी की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम उसका मुकाबला करेंगे। अब मुकाबला हम किससे करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत बड़ा मामला, बहुत ताकत से हम लोग इंशाल्लाह लड़ेंगे, हम हिम्मत से लड़ेंगे इंशाल्लाह, हम सीधी नीयत से लड़ेंगे। अल्लाह के लिए हम लोग आए हुए, हमारा कुछ मकसद नहीं है, तो अल्लाह की मदद भी हमारे साथ होती है। दूसरी बात यह है कि हम लोग पहला हमारा एजेंडा रहेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमको बंद करने का है। पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा एक ही दिन में बंद करना होगी, हमारी राय है एक ही दिन में बंद करेंगे। हर तहसीलदार अपनी एक से अपने में मेमोरेंडम देना है, वो कब देना कब करना वो हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ ताल्लुक में एक बात होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट में भी एक होना चाहिए। अभी तक मंगलूर में भी गया था, मंगलूर में ऑलरेडी तय हो चुका है 18 तारीख को। बड़ा जबरदस्त पूरे उलमा के लोग मंगलूर में 18 तारीख को बड़ा 4 बजे को है और 29 को मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के से बहुत बड़ा है। वो लोग भी आपस में मिलजुल के वो लोग भी वहाँ जाएंगे, ये लोग भी यहाँ आएंगे, आपस में मिलजुल के बड़ा है। और हमारे कारवार डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंट्रल कारवार है, तो उसको कब करना क्या करना आप लोग राय देंगे इंशाल्लाह, उसके लिए हम रेडी रहेंगे। ये एक बात। दूसरी बात है, मैं बोला बोर्ड का एवन में, तो उसके लिए जानकारी वो तो अभी इंशाल्लाह हमारे लाइन से भेज देंगे। तीसरी बात यह है कि ये मीटिंग करके इंशाल्लाह 3 जिले के एक 40-50 के लोग हम लोग बेंगलुरु में सिंधरानी के साथ में जाके बैठना चाहिए, उसकी भी हम अपॉइंटमेंट लेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग उसके बारे में हमारे वो बोर्ड के बारे में हम सीधा बात करेंगे। इस मौके पर एडवोकेट इमरान लंका समेत दीगर जिम्मेदारान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारा एक स्टेप आगे जा करके पूरे जो साउथ स्टेट्स हैं उनको एक करने का मुहिम लेके अगर हम आगे जाएंगे तो सिस्टमेटिकली हम इसको फाइट करने के लिए आसानी होगी। इस बिल को नहीं, आगे बहुत सारी चीजें हैं। एक बिल पहले 2-3 बिल हो गया, अभी ये एक बिल है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट बिल में डेफिनेशन देंगे कि मस्जिद कहाँ पे बनाना है, कब्रिस्तान किस एरिया में हो, या फिर मदरसों के लिए एक अलग कानून, या फिर उसको सिस्टमेटिकली हम लोगों को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक ला सकते हैं। अशरफ भाई ने और
ये हमारी मीटिंग बिल पास होने के बाद की, ये बिल पास होने से पहले हो सकती थी। जब बिल प्रोस्पेक्ट किया गया था तभी हो सकती थी, तभी से हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने वो काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमारे पास लीगल फाइट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। पूरा पैसा शादियों में, प्रोग्रामों में, नामो नुमाइश में, बिल्डिंगों में, मस्जिदों में पूरा खर्च हो रहा है। अभी बात आके रुकी हुई, क्या हमारा कब्रिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा? एक कांस्टेंट फाइट करने के लिए कमेटी बनाई है। पूरे स्टेटों को, पूरे स्टेट के मुसलमानों को, साउथ स्टेट के मुसलमानों को ला करके एक प्लेटफॉर्म बनाई है आगे आने वाली चीजों के लिए, प्रोस्पेक्टिव फाइट करने के लिए। जो पास होने से पहले अगर पास होने का कुछ काम करना है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल कमेटी हो और उसको लाखों और करोड़ों रुपया खर्च होना चाहिए। कि यहाँ पर तकरीबन हर ताल्लुके से, बल्कि 3 अजला से, और चौथा है कि रियासत गोवा से जिम्मेदार हजरात, जमातों के सदूर, अराकीन और आइम्मा उलमा सारे हजरात यहाँ पर जमा हुए हैं। तो मैं मजलिस इस्लाह तंजीम से मैं गुजारिश करूँगा कि ये सारे इलाके के अंदर जुमा के 2-3 खुतबात ऐसे हों जो वक्त से मुताल्लिक हों। और बड़ा ये है हमारे लिए एहसान के मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कई खुतबात इस पर जारी किए हैं कि ये क्या चाहते हैं और ये वक्त बिल जो लाकर मुसलमानों का क्या इसमें नुकसान है और क्यों हम इसकी मुखालिफत करते हैं और ये वक्त कानून क्या है। तो इस सिलसिले में मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। जुमा में 2-3 खुतबात इस सिलसिले में हूँ। जज़ाकल्लाह। अंकल साहब आए थे, बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ पर मदद किया था। सिर्फ तंजीम अकेली कब तक काम करेगी? एक सवाल तो है, क्यों ये काम पूरे हमारे पूरे मुसलमानों की काम है, पूरी हर एक की जिम्मेदारी बनना चाहिए। जिस तरह से आज तंजीम ने जिम्मेदारी लेकर तमाम को इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी ली है, वैसे ही तमाम इलाके के लोग जो है जमा करने के अपने अपने मकाम पर जो काम करने के वास्ते हम लोग तैयार होना है। ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಷ್ಟೇ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇಂಥ ಒಂದು 3 ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು 3 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟಿನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. उन्होंने तंजीम की इस पहल को वक्त की जरूरत करार देते हुए साहिली अजला के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने की कोशिशों को सराहा। इजलास में फैसला किया गया कि जुमा 18 अप्रैल को नमाज जुमा के फौरन बाद जिला उत्तर कन्नड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में पुरअमन एहतिजाजी मुजाहरे होंगे, जिनके इख्तिताम पर तहसीलदार के जरिए सदर जमहूरिया और वजीर आजम के नाम मेमोरेंडम भी पेश किया जाएगा। साथ ही वक्फ कानून के मुमकिना नुकसानात के खिलाफ अवामी बेदारी मुहिम चलाने का फैसला भी किया गया ताकि आम मुसलमान इस कानून के असरात को समझ सके। रहनुमाओं ने इस मौके पर जोर दिया कि एहतिजाजी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए मुसलमानों को अपने सेकुलर गैर मुस्लिम भाइयों की हिमायत भी हासिल करनी चाहिए और जिस तरह CAA और NRC जैसे कवानीन के खिलाफ मुत्तहिद होकर जद्दोजहद की गई थी, इसी जज्बे के साथ वक्फ कानून की मुखालिफत भी की जाए। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की मजीद खबरों के लिए साहिल ऑनलाइन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।